पहला सपना दिखाया 5 लाख रोजगार देंगे। फिर उसमें पलटी आई कि हमने नौकरियों की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है 50-60% जो यूथ है ना वो है, और हमारे पास ऐसे कोई हम बड़े बड़े पॉपुलेशन नहीं है भाई साहब, हम प्रोडक्ट है इनके लिए। सियासत के बाजार में रखा है यूथ कि ले जाओ बेच दो इनको जाकर। इन 68 लोगों को नौकरी चाहिए होती है और हम लोग इनको दे देते हैं बकायदा 5 साल के बाद। वैकेंसीज निकलेंगी 68 की 68 और भर देंगे। मंत्री पद के लिए लड़ते हो, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, जहां पे हजारों पदों के लिए लाखों लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अहम है, आपका एक पद है अहम। ये तबाह करके रख दिया, तो गलत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज जो मेरे साथ गेस्ट है एक महान शख्सियत है जो कि हिमाचल प्रदेश का जो जर्नलिज्म है, जो मीडिया है, उसकी एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है और मेरे फेवरेट है उदय पठानिया जी। और जो हमेशा ग्रास रूट से जुड़े हुए मुद्दे लेके आते हैं गवर्नमेंट के सामने डायरेक्टली। और आज जो मैं बातचीत करने के लिए सर को बुलाया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ। तो यूथ का जो एक मुद्दा है इन्होंने हमेशा सरकार के आगे रखा है और अपने चैनल जो ब्लैक एंड वाइट ब्रॉडकास्टर है उसके माध्यम से हमेशा रखा है। तो स्वागत है आपका पठानिया जी हमारे प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज पहली बार उल्टा फंस गया मैं कि सवाल पूछने की आदत है, आज जवाब देने की नौबत आ गई। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात है, उसमें लाजवाब है हमारी सरकारें, चाहे एबीसीडी जो मर्जी हो। तो जब ऐसे जवाबों की तलाश में चलेंगे तो लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कुछ एक गलतियां जो हैं वो हमारे यूथ की भी हैं। सरकारों को हर गलती माफ होती है, कत्ल भी माफ हो जाते हैं लोगों को, लेकिन यूथ की जो एक जिंदगी है उसका कत्ल अब इतना ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। उनके सपनों का जो कत्लो गारत मची हुई है वो किसी भी महीने में सही नहीं आंक की जा सकती। चलो एक बारी अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें, देखो सबसे पहले आपको सभी लोगों ने हिमाचल में सभी ने आपको देखा है मीडिया में किस तरह सब सवाल उठाते हैं। बस एक बारी लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप अपनी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन दें और कैसे आप इस प्रोफेशन में आए और कहाँ से आए। बिल्कुल ब्रीफ सी है डॉक्टर भाई, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो जो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाता, या तो वो कलाकार बन जाता है या पत्रकार बन जाता है। और मैं पत्रकार बन गया, कलाकारी लायक अपनी वो काबिलियत नहीं थी। हालांकि पत्रकारिता में भी काबिलियत की ज़रूरत होती है, लेकिन बात ये आ गई कि जिस तरह से प्रोफेशन की बात करें तो जिस तरह से बकाया लोगों की पढ़ाई होती है उतनी तो मैंने नहीं की, खैर। लेकिन फिर ये था कि एक जिसे कह सकते हैं कि विचारों की लड़ाई, वो तो लड़ी जा सकती है बिना किसी बड़ी चीज़ से। तो बस फिर इसमें आ गया, बाकी नहीं, कुछ कब स्टार्ट हुई है विचारों की लड़ाई, कब आपके जीवन में ये टाइम आया। वही बात आ गई कि जब कुछ बढ़ने के स्कोप नहीं थे, कुछ अपनी नहीं तो अब आप लापरवाहियां उस टाइम थी। कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, कहाँ पे हाँ, थे। ये तब मेरी दूसरी पढ़ाई बड़े लेवल वाली जिसको कहते हैं वो चली हुई थी। लेकिन मेरी लापरवाहियां कुछ ऐसी थी जिनसे मैं इनकार नहीं करता कि जहां तक पहुंचना था वहां तक पहुंच नहीं पाया। फिर देखा कि आराम से निकलने वाला रास्ता कौन सा है। फिर मैंने देखा कि पत्रकारों की बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले हो जाती है। तो चलो एक लाइटर मोड में थी ये बात। तो फिर मैं इस तरफ को थोड़ा सा टिल्ट हुआ, और जब इस तरफ को घूमा तो पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आई, चाहे वो मुद्दे सोशल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, पॉलिटिकल हो। फिर लगा कि इनसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, या ये कहूँ कि चाहे अफसर के ही बहुत अच्छे हैं जिन्हें याद किया जाता है आज की डेट में भी, और नेताओं की तादाद बहुत कम है कि उनको कोई याद नहीं रखना चाहता आज की डेट में ये। और इनकी अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो इनकी करतूतें भी वैसी हैं कि इनको कोई याद करके अपना दिन खराब नहीं करना चाहेगा, अपनी नींद खराब करना नहीं चाहेगा। यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक शायद ही कोई एक नेता हो जिसे ये लोग अच्छा माने, या फिर ये कह सकते हैं कि ये सोचें कि आज इनके बारे में सोचेंगे तो दिन बहुत अच्छा निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो। चलो इस तरह की हम बातें करते रह गए। अच्छा, मेरा जो पहला सवाल ये है, देखो आपने हमेशा यूथ का एक मुद्दा उठाया है, अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा उठाया है। तो आपके लिए क्या ऐसी मोटिवेशन रही है कि जिससे ऐसा क्या आपको सोसाइटी में, समाज में दिखा कि इस मुद्दे को उठाना ज़रूरी समझा। जोगटा साहब, ये इतना अहम हो चुका है
कि बच्चे मनोवैज्ञानिक रोग जिसको कह सकते हैं साइकेट्री के मरीज होते जा रहे हैं, और हमारी जनरेशन का बेड़ा गर्क होकर रह गया, और इन लोगों के कानों तक जूं नहीं रेंगती। इन लोगों को अपना वोट बैंक चाहिए। इन्हें हम जिस तरह से यूथ है, दूसरे लोग हैं, इनके सपनों का बैंक तो छोड़िए, इनके सपनों की तरफ सोच तक नहीं जाती। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्यों ये एक मेन मुद्दा नहीं बन पाता जो कि राजनीति का होना चाहिए? तो इसमें हमने तो ये देखा है, चाहे पॉलिटिक्स में चाहे बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है, जो स्टूडेंट्स का और एम्प्लॉयमेंट का है, वो मुद्दा इतना जोर कभी पकड़ा ही नहीं जितने बाकी के मुद्दे पकड़े। बिल्कुल सही बात कही। इन 68 लोग होते हैं हमारे जो भविष्य निर्माता, सो कॉल्ड है, नहीं इनकी औकात नहीं किसी नेता की कि हमारा भविष्य निर्धारित कर सके। हमें अपनी जंग जो है वो हमें खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन यूथ की सबसे बड़ी ज्यादा गलती है, फलाने भाई जिंदाबाद, फलाने भाई मुर्दाबाद। इसके अलावा कभी इन लोगों ने कुछ किया? कभी अपनी आवाज रखी? रोते चीखते चिल्लाते हुए हमारे बच्चे इनकी स्टेज पर जाते हैं और उनको धुतकार कर ये नेता लोग नीचे धकेल देते हैं। इनसे तब किसी ने पूछा कि भाई साहब, जब आप वोट मांगने आए थे तो हमने आपको अपने घर की दहलीज से अच्छा, मैं यहाँ ठुकराया पे था? रोकना चाहूँगा। देखो, मैंने भी ये फेस किया है एक जो कि जब मैं तैयारी में था, तो इस टाइम ना बच्चा एक तो अपनी लड़ाई वैसे लड़ रहा होता है, मानसिक तौर पर लड़ रहा होता है, एजुकेशन पर लड़ रहा होता है, सोशल प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ से डरता भी है कि मैं पंगा ना लूँ। तो कैसे पंगा, कैसे लड़ेगा? उसके पास कुछ हथियार नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, नौकरी नहीं है, मैं प्रेशर मानता हूँ, है। जुबान है, सोच है, आप उसको तो हथियार बना सकते हो, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगेगा। आज मेरा यूथ के साथ सवाल रहेगा कि आप लोग इतना इन लोगों की जाके जय जयकार करते हो, तो फिर डर काहे का है आपको? आप लोग इनसे पूछिए कि अगर आप लोगों को इन लोगों ने वोट दिया है, कि हम लोगों ने आपको वोट दिया है, तो आप लोग हमें किस तरीके के साथ, इस तरह से मैं कहूं कि दोयम तो छोड़िए, ना जाने किस एक गर्क में डूबा हुआ जो व्यवहार है वो आप लोग हम लोगों के साथ करते हो। जब ऐसी चीजें आएंगी, यूथ बोलेगा कुछ नहीं, तो ये क्यों परवाह करेंगे सर? और सबसे ज्यादा जो मैं एक बात कहूं, सरकारों ने तो यूथ को डिप्रेशन में डाला ही डाला। सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार इन बच्चों के पेरेंट्स भी हैं। वो कैसे कैसे वो देगा? इसलिए कि जब इनका बच्चा निकलता है, चौड़ा मैदान में जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, छोटा शिमला में धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई एक पेरेंट्स देखा है आपने इनके साथ? बड़ा रेयर होता है सर कि अगर नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम हुआ है तो बाहर के राज्यों के पेरेंट्स आ जाएंगे अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए। हम हिमाचलियों के पेरेंट्स नहीं निकलते। एक की संख्या, जब संख्या बल, वोट बल, इन सारी चीजों को देखेंगे तो नेता डरते किससे हैं? वोट बैंक से डरते हैं कि वोट बैंक में स्किप हो जाए। ना किसी की मां निकलेगी, ना किसी का बाप निकलेगा। मेरे शब्द बुरे जरूर लगेंगे, लेकिन जब आप अपने बच्चों की हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो फिर ये कहां से, एक तरह से मैं ये कहूं कि सोच रखी जाए कि न्याय होगा, जब उन्हें पता है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं। पिछले दिनों एक JYT 817 का मसला था, सारे तमाम बच्चे वहां पर थे, बारिश हुई, बिजली कड़की, सब कुछ हुआ, कोई पेरेंट्स नहीं देखा हमने वहां पे। हालांकि मैं तो धर्मशाला में होता हूँ, वो शिमला में। तो जब आपस में घर में फूट है, जब हम अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हो सकते, फिर किसके लिए खड़े होंगे जुगटा साहब? अच्छा, एक बात और है, देखो ना, मैंने अक्सर आपको देखा है, बच्चों के बीच में आप बहुत रहते हो, आप बच्चों से बातचीत करते हो, और अक्सर आपके इंटरव्यू जो होते हैं वो डायरेक्ट मंत्रियों से होते हैं, सरकार से होती है। तो आपको क्या महसूस होता है? क्या जो हमारे सरकार है, तो उनको पता है इस बात का? अगर पता है तो क्या वो जानबूझ के फिर इग्नोर रहते हैं इस चीज़ से लेकर? बिल्कुल सही सवाल है आपका। यहाँ पर देखिए, मैं मौजूदा सरकार जो बैठी है उसकी बात करता हूँ। इन्होंने आके बड़े बड़े सपने दिखाए। पहला सपना दिखाया 5 लाख रोजगार देंगे, फिर उसमें पलटी आई कि हमने नौकरियों की बात नहीं की थी, हमने रोजगार की बात की। अच्छा, उसमें क्या डिफरेंस बताया गया? उन्होंने ये कहा कि जी हमने रोजगार के मौके देंगे आपको, नौकरी नहीं देंगे। रोजगार चाहे आप जो मर्जी करके कमाओ, वो तो हर कोई कमा रहा है। फिर इनसे सवाल उठता है कि जब तुम्हें अपने वोट बैंक की जरूरत होती है, दूसरी चीजों की जरूरत होती है, तब तो तुम लोग सब कुछ बोल देते हो, उसके बाद पलटी मार जाते हो। अब मैं उसी चीज पे आ रहा हूं सर। अभी आप देखेंगे, जैसे अभी 2.5 साल इस सरकार के हो गए, मतलब पहले चढ़ाई थी, अब ये उतराई की तरफ है, काउंटडाउन शुरू हो चुका। अब ये बीजेपी के लोग भी इन धरना प्रदर्शनों में उन बच्चों के साथ जाना शुरू हो जाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस वाले खड़े हो जाते थे कि हम आपके साथ खड़े हैं। बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ खड़ी हैं। आम आदमी या फिर हमारे जो युवा हैं
उनके साथ इन्हें खड़ा होने में दिक्कत है। क्या कभी किसी युवा ने यह सवाल पूछा, किसी भी एमएलए विधायक, सो कॉल्ड माननीय, सो कॉल्ड शब्द कह रहा हूं, माननीय बनना है, जनता की नजर में बनना है, तो उसको मान हासिल करने के लिए वो चीजें करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों को क्या जॉब्स दे रहे? इन्होंने कहा था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम ठेकेदारी पे नहीं देंगे पोस्ट सारी, वो नहीं करेंगे। अब तमाम चीजें वैसी की वैसी हो रही हैं। तो फिर जब इनका भरोसा किस बात पे किया जाए? इन लोगों ने पूरे हिमाचल के यूथ को एक तरह से, मैं ये कहूं कि हैंडीकैप्ड करके रख दिया है, और इनको कोई परवाह नहीं। जिस तरह से आपने सवाल किया कि इनको कोई दिक्कत होगी, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये लोग तभी नजर आते हैं जब इनको अपना फायदा देखना हो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक बात और भी, चलो ये पॉलिटिकल एंगल्स हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि चलो नहीं मिल रही है जॉब्स, नहीं जनरेट की जा रही है, तो हमारे ना एक सोशल भी इसका कॉज है जो मैं समझता हूँ जी। कि सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा वो है, एक बोलबाला है, इससे बाहर चीज़ें नहीं दिखती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तरफ ही जाओगे तो ही सब कुछ हो, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे? जैसे देखो, आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो, आपने बोला कि जो कुछ नहीं करता कमाल करता है, तो आपने अपने लिए एक पहचान बनाई, अपने अपने लिए एक रास्ता चुना। तो हिमाचल के बच्चों के पास क्या ऐसे नहीं हो सकते अपॉर्चुनिटीज़ की वो कुछ और भी कर सके, या सरकार कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे? अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो कुछ और भी तो दे सकते हैं। हम सरकार डिपेंडेंट पब्लिक हैं, अगर हिमाचल की बात करें तो। बत्ती प्रोटी वाला नालागढ़ कितने की नौकरी दे रहे हैं यहाँ पर हमारे बच्चों को? ये क्या उनको फैसिलिटीज मिल रही हैं? ईपीएफ जीपीएफ कितना कट रहा है, उन चीजों को भी छोड़िए। क्या कभी आपने सुना कि कोई आदमी गया हो और वहां पर जाकर इनकी बात सुनी हो? रोजगार के देखिए अवसर तो चाहिए। खेती बाड़ी लायक हम लोगों के पास जमीन नहीं है, पहाड़ों में जमीनें या तो बिल्कुल कम है तो फिर उस तरीके की प्रोडक्शन नहीं है वहां पे। फिर ले दे के रास्ता रह जाता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। इन 68 लोगों को नौकरी चाहिए होती है और हम लोग इनको दे देते हैं बाकायदा। 5 साल के बाद वैकेंसीज निकलेंगी 68 की 68 और भर देंगे। एक सत्ता पक्ष हो जाएगा, एक विपक्ष हो जाएगा, यानी एक पूरी सरकार बन जाएगी। आम आदमी का आकार कहां पे गया? इनसे सवाल नहीं पूछता है कोई। आज की डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि आप यूथ से मैं एक सवाल रहेगा कि अपने विधायकों को पूछो, अपने माननीय सो कॉल्ड मंत्रियों को पूछो, मुख्यमंत्रियों को पूछो कि आपने कितनी कटौती कहां पर की है। इन लोगों ने कहीं कोई कटौती नहीं की है, यहां पर बढ़ोतरी हुई है। और आप लोगों के जो जिंदगी में तनाव है वो कहां पर है? ये आज की डेट में एक जिसे ये कह सके कि ऐसा सवाल है जो खुद मरणासन अवस्था में पहुंच गया। क्योंकि आपको जो कहते हैं कि एक लाइफ सेविंग ड्रग, जिस अगर मैं रोजगार की बात करूं तो वो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये तमाम चीजें मिल जाएंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे। जब तक यूथ नहीं बोलेगा, एक तरह से हाथ जोड़ने वाली अवस्था में रहेंगे, तो फिर ये हाथ भी काट लेंगे। अच्छा, तो जो जब आपकी यूथ से बात होती रहती है तो तो आपको क्या दिखता है उनमें? क्यों तैयार नहीं हो रहे फिर वो? जैसे मैंने बताया कि वो डरते हैं, मुझे लगता है डर रहे हैं उनको कि, है ना? तो आपको क्या लगता है और किस तरह की एंग्जाइटी फेस कर रहे हो? एक्सट्रीम लेवल। कई बार रात को बच्चों के फोन आते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और ना वो सुसाइडल पॉइंट तक कि हम कैद हो गए, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, ना कोई टेस्ट निकल रहा है, ना कोई कमीशन की बात हो रही है, ना दूसरी चीजें हो रही हैं। हम जाएं तो कहां पर जाएं? अब बताइए कि यही सरकारें कहती हैं कि बेरोजगारी की वजह से जो नशे का कारोबार है या नशे के जो आदी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आज तक किसी नेता का बच्चा सुना आपने जो रात को 12-1 बजे सुन रहा हो? वो आला जगहों पे मिलेंगे, आलीशान जगहों पे मिलेंगे। हमारे बच्चे वो क्यों घुटन महसूस करें? लाइब्रेरी खुल गई है हर सिटी में, हर बिल्कुल। टाउन में 2-2 आप 3 देखिए, लाइब्रेरीज है। वही चीज आ गई कि स्कोप तो सरकार कहेगी कि जी हमने इतनी लाइब्रेरीज हमारे दौर में खुल गई। शर्म करो यार, लाइब्रेरी खुल गई, हिमाचल का आदमी अफोर्ड कर सकता है। जो नहीं कर सकता उसके लिए आपकी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज भी हैं, दूसरी भी हैं। लेकिन बात वही आ गई कि इन लोगों को बेचना है और इन लोगों को हमारे सपने बेचने हैं। इन लोगों को मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है वो यूथ है कि इनको बेच दो, अपने लिए सारी चीजें कर लो। आज तक किसी नेता के बच्चे की आवाज सुनी जिसमें ये कहा गया हो कि भैया इसको नौकरी नहीं मिली? एक भी उदाहरण नहीं मिले। और जहां पे उदाहरण मिलेंगे वो बड़े ही शर्मनाक उदाहरण मिलेंगे कि जरूरत नहीं थी फिर भी नौकरी मिल गई। तो जब ऐसी चीजें चलेंगी
तो आम आदमी के साथ कौन खड़ा होगा सर? कोई खड़ा नहीं होगा। अब आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो थी उसमें आप क्वालिफाई भी करे, सब कुछ करे, लेकिन एक आप में जील थी कि मैं करूंगा, अगर मैं नहीं बन सकूंगा तो किसी और को बनाऊंगा। यानी एक नर्सरी जो है उसकी प्रोडक्शन तो नजर आ रही है, उसमें ही तो पता लग रहा है कि जोग्टा इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। सरकारों की कहाँ पे क्या नजर आ रही है? अगर अब थोड़ा सा मैं लीक से हटके बात कर रहा हूँ, इस सरकारों की प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। अब आपके इसी प्रोफेशन की बात करूं तो इश्तिहार छप रहे बहुत बड़े बड़े कि फलां एकेडमी सरकार के साथ ऐसा कर रही है। शर्म आनी चाहिए सरकार को भी और ऐसी चीजों को भी कि आपने प्योरली, अगर मैं ये कहूं कि इसका बाजारीकरण कर दी, बाजारू शिक्षा, असल शब्द तो ये है कि वो चीजें कर दी। क्या कभी सरकार ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट जारी करी या कोई ऐसा समझौता किया जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को ऐसी चीजें हों, या कुछ ऐसी चीजें? पहले एक दौर हुआ करता था तो ये कहा जाता था कि 10वीं कर गया, +2 कर गया, ग्रेजुएशन कर गया, उसके अकॉर्डिंगली उसको नेता मत बढ़ने दो, उसको कहीं उसके कद की नौकरी लगवा दो और एक तरफ कर दो। आज तो वो माहौल भी खत्म है जोगटा साहब, कोई देख के राजी नहीं है। अभी वही चीज आ गई कि अक्सर ये आता है कि जी 5 मिनट बच्चा लेट हो गया एग्जामिनेशन सेंटर हाँ, पहुंचने ये में। भी अभी पिछला मैंने एक आपका इंट्रोड्यूस दिया, तिया पांचा कुछ बोला था आपने। हाँ, तो 5 मिनट के लिए आपकी अफसरशाही, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक देती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि सरकार भी, अफसर भी, तमाम शर्म कर लो कि तुम लोगों ने जिंदगियां तबाह कर दी, तुमने बच्चों की ओवरेज कर दी है। सर एक बात मैं ये देखा, मैं आपसे ये डिस्कस कर, मैंने भी बड़ा फेस किया इस चीज़ को ना, कि जब एग्ज़ाम था उसी टाइम यूजीसी का एग्ज़ाम भी था, एचसीएस का एग्ज़ाम भी था, कोई और भी एग्ज़ाम था, है ना। तो बच्चों की जो क्वेरी थी ना, तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं सवालों में, मतलब उन्हीं सवालों का जवाब दे रहा हूँ। कोई मुझसे पूछ रहा है सर ये पोस्टपोन हो पाएगा पेपर, हाँ हाँ, क्या ऐसा होना चाहिए वैसा, क्योंकि बहुत हम तो देखो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। बट हम क्या कर सकते हैं, उन बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं, है ना। तो ऐसे में यही मैं सोचता हूँ, एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी पूरी जवानी दे रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे, लाइब्रेरी में बैठे हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी का एक सवाल है ना। बट उस सवाल को समझने वाले और सुनने वाले शायद कोई नहीं दिख रहे, है ना। तो ये बड़ा एक मुद्दा है, तो जो जिसका एक पॉलिटिकल से लेके इकोनॉमिक आगे जाके सोशल जो इसका वजह बन रही है। तो अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे ही है कि आपको लगता है कि इसकी वजह से हिमाचल में ड्रग्स का भी कुछ असर पड़ सकता है आगे फ्यूचर में, या अभी? देखिए, आज की डेट में तो मैं नहीं मानता, जो नशेड़ी है वो नशेड़ी ही रहेगा, वो चाहे पढ़ा लिखा है या नहीं है। पर जो अच्छा है, जिस यूथ के पास अभी तक कुव्वत है कि मैं इन जख्मों को झेल सकता हूँ, वो झेल रहा है। लेकिन ये जो बेशर्म व्यवस्था है, जो हमारे ढीठ नेताओं की जमात है, ये लोग उन बच्चों के बारे में सोचकर कोई राजी नहीं है। अब आप देखिए, एक डिपार्टमेंट है कि यूथ यूथ अफेयर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ पे इन्होंने जो साइकोलॉजी है, जो उनका मनोबल है, उसको बनाने के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। आपस में लड़ मरते हैं और आपस में ये रहता है कि एक मंत्री पद खाली है, किसको रखा जाएगा। तो मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं है। आप एक मंत्री पद के लिए लड़ते हो, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, जहां पे हजारों पदों के लिए लाखों लड़ रहे हैं, वो लड़ाई अहम है, आपका एक पद अहम। पर नहीं, हम लोगों को बोलने की आदत नहीं बची, और जिस दिन तक नहीं बोलेंगे ये लोग हमें अच्छा, तोड़ कर एक रख ना देंगे। मुझे ये भी लगता है कि एक तरफ से लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, यूथ मोबिलाइज यस, तो हो ऑफ रहा है। कोर्स हो रहा है। अभी मैंने ये भी देखा है कि इवन हिमाचल में एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक ग्रुप बना हुआ है, जी। एक एनजीओ टाइप बना हुआ है, एक सिविल सोसाइटी तक बनी है, जिसके अपने प्रेसिडेंट भी है, उनके आगे जो ऑफिस बिहेयर भी है। तो इससे तो ये साफ दिख रहा है कि अगर ये यूथ इसी तरह से अगर पोलिटिसाइज होता रहे, अपने ग्रुप बनाता रहे, तो एक दिन तो ये भी हो सकता है फ्यूचर में उस तरफ। खतरा है जोगटा साहब, ये इन फूल वालों को और हाथ वालों को शर्म आनी चाहिए कि जिसको हम थर्ड फ्रंट बोलते थे ना, अक्सर की कोई बात है कि थर्ड फ्रंट ही हिमाचल में नहीं है। आप लिख के ले लीजिए, इस चीज को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो हिमाचल में जब 2027 में चुनाव होंगे तो सेकंड और थर्ड फ्रंट के लिए बीजेपी में लड़ाई होगी, और जिसको हम लोग थर्ड फ्रंट बोलते हैं ना, उसमें यही यूथ आगे आएगा, यही चीजें आएंगी, क्योंकि इन्होंने उस दर्द को झेला है। और फिर जब ये साझा दर्द का चूल्हा जो है ना इन बीजेपी और कांग्रेस वालों के घरों में जलेगा ना, तो घरों को जलाएगा, इनके रोटी नहीं पकाएगा। तब रोटी बनेगी उस यूथ की जिसकी आज जरूरत है।
अच्छा, एक मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे जो स्टूडेंट का एक मुद्दा है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी काफ़ी उठाती रहती थी। हमारे हिमाचल में स्टूडेंट्स के जो इलेक्शन होते हैं कॉलेज में, वो नहीं है, वो कॉलेज में इलेक्शन, पार्टी है वहाँ पे, बट एक्टिवली जो पॉलिटिक्स नहीं है। तो आपको लगता है क्या कि ऐसा कुछ इनका यूथ का भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होनी चाहिए जो उनके सच में मुद्दे उठाए, उनको वहाँ तक पहुँचाए? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब उसमें एबीवीपी, एनएसयूआई, एसएफआई, इस तरह के ये तीन तो अहम रहते थे। तीनों जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कहीं ना कहीं, छोड़िए सीधी डायरेक्टली तौर पर बीजेपी कांग्रेस उनके साथ इनकी जो लाइन लेंथ है वो मिलती है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है इन लोगों को, क्योंकि दर्द साझा है, इनको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। जब दर्द के तार मिलेंगे ना जाके, तो ब्लास्ट इनके पावर हाउस में होगा, जो 5-5 साल के जिस पावर हाउस में ये लोग मजा देते हैं। तो मैं तो आज भी बोलता हूं कि इकट्ठे हो जाओ, लड़ो, क्योंकि लड़ोगे नहीं ना तो ये आपको लड़वाएंगे। तो आपस में ना लड़के इन लोगों के साथ अगर टक्कर का माहौल बनाया जाए। अब आप बताइए, जो यूपीएससी, एचएएस हाई लेवल के उसके चल रहे हैं, क्या उनकी कोई लाइन लेंथ छोटी होगी इन लोगों की? उनका विजन कहीं कम होगा? इन नेताओं ने कितनी पढ़ाई की है, या इन्होंने अगर पढ़ाई की है तो अपनी कितनी सी काबिलियत पढ़े लिखे लोगों के लिए करी है? इनसे 10वीं +2 के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, तो फिर हाई एंड के लोगों के लिए मैं तो सीधा कहता हूं कि तैयार हो जाइए आप लोग 2027 के लिए। आपके साथ आम आदमी खड़ा होगा, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको पैसे की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह के बीजेपी और कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि पैसा लगता है, तो शर्म तो आनी चाहिए जो नेता ये बोलते हैं कि पैसा लगता है, कि तुम इसका मतलब पैसे के बल पे जीतते हो। धन बल आपके लिए अहम है, जन बल कहां पे गया? तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक जो यूथ है वो सामने आया, डट के लड़, इनके साथ भिड़ जाए। अच्छा, मेरा देखो, फिर से मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको यहाँ पे। देखो, अगर यूथ अगर सामने आएगा तो उसके पास रिसोर्सेज कहाँ है, ताकत कहाँ है? तो आप बोल रहे हो कि एक शब्दों की ताकत है, उसका इसके पास ये ताकत है। तो आपको लगता है कि यूथ को यूथ सस्टेन कर पाएगा इस लड़ाई में? डेफिनेटली कर पाएगा और जी। उसको उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, उसकी एज निकल जाएगी, कुछ अभी पेपर की वजह से एज। अब कौन सा, मैं कड़वा सवाल पूछता हूँ उल्टा आपसे, जुगटा साहब, कि अब कौन सी यूटिलाइजेशन होगी 2.5-3 सालों में, या बीजेपी के टाइम में कितनी? उम्मीद तो है बच्चों को कि चलो पेपर निकलेगा, एग्जाम निकलेगा। उम्मीद तो बीजेपी के टाइम में भी थी, उम्मीद इन कांग्रेसियों से भी थी। तो हुआ क्या? पेपर लीक हो जाते हैं। अब मैं कड़वा सवाल एक और एक रीजन आपके सामने रखता हूँ। पुलिस का पेपर लीक हुआ था, इन्हीं कांग्रेसियों ने डीजीपी के पुतले जलाए थे, डीजीपी की, तत्कालीन डीजीपी की मुर्दाबाद की थी। और वही डीजीपी साहब इनके कार्यकाल में आके जो है वो रिटायर हो जाते हैं सम्मान पूर्वक। फिर भरोसा किस पे करें? बीजेपी वालों को बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने पेपर बेचे थे। अगर उन लोगों ने पेपर बेचे थे तो फिर उसके बाद जो हुआ वो फिर न्याय क्यों नहीं हुआ यहाँ पे? अब हर भर्ती, हर चीज जो है वो कोर्ट की दहलीज को लांग जाती है, और इनको तो आराम हो जाता है। अब मौजूदा सरकार की बात करें तो जुगटा साहब, यहाँ पे ये तमाम चीजें कि एक्सटेंशन दी जा रही है। पेरेंट्स को भी शर्म करनी चाहिए जो एक्सटेंशन पे जा रहे हैं। फिर तुम किस मुंह से बोलोगे कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली? आप तो खाली करो, 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही और पेरेंट्स सरकार का इसमें फायदा है। एक्सटेंशन पे रखेंगे, जो ड्यूज देने हैं वो 2 साल बाद देंगे, उसमें आपके बच्चे की जिंदगी निकल रही। तो लालची तो हम लोग हैं ना, जब तक ये लालच का पीछा नहीं छोड़ेंगे तो इनकी तो ऐश है, चाहे ए आए चाहे बी आए, इनके लिए कोई ये नहीं देखो, आप बड़े क्लियरली बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि पॉलिटिक्स तो इसमें इन्वॉल्व है ही है, है। बच्चे भी है क्योंकि अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, वो डर रहे हो, कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल। और उससे भी बड़े मान रहे हो आप पेरेंट्स भी है, वो भी कहीं ना कहीं लालच में फंस रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि कलेक्टिव लड़ाई है ये, बिल्कुल। इसको लड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल की जो पॉपुलेशन है 50-60% जो यूथ है ना, वो है। और हमारे पास ऐसे कोई हम बड़े बड़े, पॉपुलेशन नहीं है भाई साहब, हम प्रोडक्ट है इनके लिए। सियासत के बाजार में रखा है यूथ कि ले जाओ बेच दो इनको जाके, यही है। अच्छा, अगर चलो सरकारी नौकरी को हम बाहर निकाल दें, तो अगर इसके लिए यूथ ना लड़े तो और क्या कर सकता है यूथ? मरे, साफ सी बात करता हूं, फिर आप नशे करिए, चिट्टा लीजिए, जो मर्जी करिए, क्योंकि फिर आपका जो है ना, जब ना घर में इज्जत होगी ना कहीं बाहर इज्जत होगी, तो फिर आपके हिस्से में सिर्फ जलालत होगी। और जब ऐसी परिस्थितियां आएगी, तो आज जिस तरह से एक बात होती है कि एक दौर में ये होती थी कि हमारे दादा परदादा लक्कड़ दादा ने जमीनों की जो वो होती है पार्टीशन, वो ढंग से नहीं करवाई थी, हम लोग आज तबाह हो गए। चलती हैं ऐसी चीजें समाज के अंदर। यही बच्चे, या ये जो अभी आगे इनकी शादियां होगी, इनको इनके बच्चे बोलेंगे आगे जाके कि भैया हमारे बाप ने हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो जमीन की लड़ाई लड़ी जा सकती है, कोर्ट कचहरी करी जा सकती है, तो सरकारों से नहीं लड़ा जा सकता क्या?
तो सोच तो बदलनी पड़ेगी। हाँ देखो, मैं भी यही चाहता हूँ ना, देखो जैसे हमारी स्टेट के लिए हर एक चीज़ एक मुद्दा है। जैसे अभी इकॉनमी है, वो एक मुद्दा है, और अभी डिजास्टर हो रहा है हिमाचल में, वो एक मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स है, जो यूथ है, वो भी एक मुद्दा होना चाहिए, उसको नहीं इतनी होगा। प्रायोरिटी उसकी अगर इन चीजों को मुद्दा बना दिया तो सर इनकी जो दुकानदारी है, ये किसी दुकान के बाहर कांग्रेस का फट्टा लगा, किसी के बाहर बीजेपी का फट्टा लगा है, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। हॉट इशू है, जितना ठंडा रहेगा इनकी सियासत उतनी गर्माई हुई रहेगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल है, ये भी थोड़ा मैं समझता हूँ कि आप देखो जर्नलिज्म से जुड़े हो, है ना, वरिष्ठ पत्रकार हो, तो आपके हिसाब से मीडिया का कुछ रोल होना, जिसमें मीडिया का क्या रोल होना चाहिए आज की कुछ डेट से? रोल नहीं है मीडिया का, क्यों नहीं साफ है? आउट क्यों नहीं कहूंगा। है मीडिया, क्यों नहीं है? बच्चों को एक चीज चाहिए ना कि अपनी आवाज रखनी है ना। अब हर किसी के बेनिफिट्स जुड़े होते हैं जुगटा साहब। अब मैं हूं, मेरे साथ एम्प्लॉयज है, मेरी भी जरूरत है। हाँ, मैं ये इसलिए कर सकता हूँ कि जो मेरे साथ एम्प्लॉयज है मैं उनको ये बोलूंगा कि भैया अपनी जरूरतें कम कर लो। लोग अगर 100 रुपए दे रहे तो मैं सिर्फ 5 रुपए दे पाऊंगा। 5 रुपए में तुम्हारा गुजारा होता है तो कर लो, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं उस प्रॉफिट की तरफ देखने शुरू हो जाऊंगा तो कोई मदद नहीं करता। इन बच्चों के प्रेस बयान तक छपते हैं क्या कहीं अखबारों में? या अगर इनकी कोई खबर छपेगी तो गाय के प्रस्ताव की तरह छपेगी कि गाय एक ये है, इसकी 4 टांगे, एक पूंछ, 4 थन होते हैं, इससे ज्यादा इनकी कोई नहीं है। उस खबर के पीछे के दर्द की तरफ कोई नहीं जाता। जब यही बच्चे वहां पर चीखते हैं ना, छोटा शिमला में या चौड़ा मैदान में, बताइए ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कितनी सी होती है? क्योंकि सरकार इन दिनों तोल कर रख दे रही है, एफआईआर पर एफआईआर हो रही है। और ये पैटर्न अगर कांग्रेस ने शुरू किया है तो आने वाले दौर में ये बीजेपी भी जारी रखेगी, क्योंकि इसमें किसी ना किसी को गिड़ा देना है, इनकी इतनी सी वो सोच है। लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ना। जब इस तरीके से प्रेजेंटेशन ही नहीं होगी तो आपको कौन लुक आफ्टर करेगा? कभी इन लोगों ने पूछा, बाकी छोड़िए, हमारे यूथ ने कभी पूछा, जब ये हार लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं, जाके अपनी मांग मनवाने जा रहे हो, यार आप कौन सा कमा रहे हो जो आप हार खरीद के जा रहे हो इन लोगों के लिए? वहां पे जाके पूछिए कि भाई साहब हमारी गाड़ी के टायर 60,000 70,000 चल गए, हमें टायर बदलवाने की हिम्मत नहीं है। आपकी गाड़ी के टायर की अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं कि गुड्डी बहुत बढ़िया है, तो पंजाबी में चलूंगा तो फिर ये है कि इनकी गुड्डी हमेशा आसमान पे रहेगी। और जो गंजापन है ना, चाहे वो रोजगार का है या दूसरी चीजों का है, तो बाल नोचते हुए लोग नजर आएंगे, लेकिन इन नेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि लड़ो, लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये लेके चलो, उम्र चली जाएगी, जो भी लास्ट है, उसके बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने सामाजिक सिस्टम को तोड़ के रख दिया। पहले ये होता था कि वक्त पे शादी हो जाती थी, वक्त पर बच्चे होते थे, वक्त पर उनकी पढ़ाई होती थी, वक्त पर दादा दादी नाना नानी सब रिश्ते कायम थे। इन लोगों की जो हरकतें हैं, जो लापरवाही है, उसकी वजह से ये तमाम रिश्ते भी टूटने पे आ गए हैं। इन चीजों पर कोई किसी का फोकस नहीं है। मास्टरों के महकमों को इन्होंने वैसे ही उलझा के रखा हुआ है, एजुकेशन का वैसे भट्टा बैठा हुआ है। तो ये तो जो मर्जी बोल रहे हैं, इस हमाम में ये तमाम नेता हमारे जो भी हैं ये नंगे हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। देखो आपने एक पूरी पिक्चर खोल दी है, पूरा, है ना, हकीकत बताई, और मुझे भी ये लगता है कि हकीकत है, और बच्चे भी समझते हैं, हम भी समझते हैं इस बात को, है ना। चाहे हम कोचिंग दे रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो हमने आज की डेट से हम देखते हैं कि पढ़ाने से ज़्यादा वक्त हमारा उनको काउंसलिंग करने में लगता है कि आज क्या चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, है ना। तो चलो हमने भी इस तरह की चीज़ें फेस करी है। चलो थोड़ा सा अगर लाइटर साइड में ले जाए कॉन्वर्सेशन को, तो एक चीज़ और है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपकी, कि आप की जो लोकल लैंग्वेज है उस पर आप बात करते हैं, ठीक है। और देखो वैसे हम बोल तो नहीं सकते, बट समझ तो हिमाचली सबको ही आती है ना। तो इससे ना एक बड़ी अच्छी चीज़ मिलती है कि जो तैयारी करने वाले बच्चे भी हैं उनके लिए भी एक मतलब शिक्षा है इसके पीछे छिपी हुई, कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको इस तरह से प्रमोट किया जा सकता है और इस लेवल पर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। और ये तो सीख होनी चाहिए सोशल मीडिया पे जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं उनके लिए हो सकता है, और हमारे जर्नलिस्ट और हैं उनके लिए हो सकता है। अच्छा, आप क्यों इसके मतलब क्यों इस रास्ते पर हो कि जब आप लोकल में ज़्यादा बोलना पसंद करते हो? क्या मोटिवेशन है आपके लिए? और अभी जो मिनिस्टर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट बात करते हो आप पहाड़ी में? ऐसा है जोगटा जी कि ये लोग भी हमारी तरह, एक पहलू ये भी है, हम लोगों ने इतनी इज्जत कह लें या फिर ये कह लें कि इतना वो कर देते हैं कि इनका भी दिल करता है कि हम लोकल डायलेक्ट्स में बात करें, अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करें। और उसमें सबसे बड़ा प्लस ये रहता है कि आप दिल की बात उसी भाषा में कह सकते हैं, उसको शब्दों की जरूरत नहीं रहेगी कि आपको ये इसी तरीके से सारी चीजें रखनी है। तो ये
एक भावना की बात है। और भावना जो है ना वो हमेशा दिल से महसूस की जाती है कि ये अगर मेरे अंदर चीज़ें आ रही हैं तो उस तरीके से उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करें तो वो बेहतर रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खो गई। अब तो जवानी भी खोने के कगार पे आ गई लोगों की। जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे, जवानी सिर्फ सियासत की है, जवान सिर्फ नेता है, बुढ़ा गया है तो हमारा यूथ। उसको इन्होंने ना, अगर मैं ये कहूँ कि तबाह करके रख दिया तो गलत नहीं। पर रखें, आबाद रखें। ये जो हमारा यूथ है ना, इसको बर्बाद होने का शौक है ना, तो रखे आबाद। पर कल को ना इनको शिकायत करने का हक नहीं होगा किसी के साथ, क्योंकि इन लोगों ने खुद अपना कत्ल किया। लोग पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, हमारे यूथ ने सिर पर कुल्हाड़ी मारी है, जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, वो भी कि फलाने साहब भाई साहब जिंदाबाद, फलानी बहन जी जिंदाबाद, और सीधे सिर पे कुल्हाड़ी ली है इन लोगों ने। ये देखो, ये तो हम भी देखते हैं कि आज भी से अगर पॉलिटिशियंस के साथ, मंत्री के साथ अगर कोई घूम रहा है तो यूथ है। यूथ, और ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम में मैं भी जाता था जी। जब जब भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तो उसमें आते हैं पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बिल्कुल, और उनका खूब स्वागत होता है। बट जब बच्चे सड़क पर आते हैं तो शायद कोई नहीं आता। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जिस लेवल पे आपको इनवाइट किया जाता है एक कल्चरल प्रोग्राम, वहां पे आप जा रहे हो, स्वागत हो रहा है, फूल मालाएं हो रही है, तो जब उनको जरूरत है, एक पक्ष वो भी है, मेजोरिटी में है जिनको जरूरत है नौकरी का, शायद अगर उनके बीच अगर आप खड़े हो जाओगे तो उनको बहुत उम्मीद मिलेगी, और अगर आप उनके लिए कुछ करोगे तो आप उनके सच में आप उनके लिए भगवान हो जाओगे, अगर आपके पास मौका है। ये शैतानों की जमात है, आप इनसे भगवान बनने की उम्मीद कर रहे हो? झूठा साथ, मतलब चुभेंगी इनको मेरी बातें, लेकिन ये उस मान के काबिल नहीं जिस मान सम्मान के काबिल पुराने नेता हुआ करते थे। और अगर मैं ये कहूँ कि इन लोगों को वो दौर याद करना चाहिए कि पुराने नेताओं को लोग कैसे याद करते थे, है ना। डॉक्टर वाई एस परमार, शांता कुमार जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, वीरभद्र सिंह जी। तो तब क्या सोशल मीडिया तो उस दौर में नहीं हुआ करता, लेकिन पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया है। क्या इतनी वाहियात तरीके से लोगों ने इन्हें संबोधित किया, जिस आज के दौर में भी धूमल साहब मुंह से निकलता है, राजा साहब मुंह से निकलता है। अच्छा, एक बात ये मैं पूछ रहा हूँ कि देखो, एक ये जो आपने बोला कि इतने बड़े कद के लीडर्स थे, तो इनकी लेगेसी इतने जल्दी क्यों खत्म होती दिख रही है? ये तो कम से कम काफी लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, इतने छोटे पीरियड में ही। अब नेगेटिविटी की तरफ चला गया माहौल, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोई वजह ही नहीं छोड़ी है इन्होंने, तो फिर वो लिगेसी चलेगी भी कैसे? हाँ, आज की डेट में कुछ भी मुद्दा हो, लोग वीरभद्र सिंह को याद करते हैं। प्रोफेसर धूमल कहाँ एक पहाड़ों में रहते हैं ऊपर समीरपुर, ना किसी से लेना ना कोई देना है। उनके पास अफसरों की जमात भी पहुंचती है, उनके पास आम कार्यकर्ता भी पहुंचता है, उनके पास दूसरे लोग भी पहुंचते हैं। इन लोगों के घरों में से कितनी सी रौनकें आज की डेट में, खुद देख लें, अपने घर के आंगन देख लें, मकान का पीछे वाला हिस्सा देख रहे हैं, कोई नहीं मिलेगा। वो सब चलती के वो है ना जी। तो उन लोगों ने ना लोग कमाए थे, इन लोगों ने वो चीजें नहीं कमाई। तो क्या भविष्य दिखता है आपको? कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा हो? कुछ नहीं, खत्म करो ये सियासत वाले जो चीजें हैं। जब इसी के साथ चलना तो फिर क्यों ना ऐसे लोगों को बनाया जाए जिन्हें आप ये कहें कि फलाने भाई साहब इधर आओ। उनका भी क्या भरोसा, कोई बन पाएगा ऐसा? तो लगता है आपको कोई ऐसा? देखिए, जब दर्द साझा होगा ना और ईमानदारी से काम करेंगे, और जब सोच में वैचारिक बेईमानी नहीं होगी, तो 100% कहता हूं कि अब बताइए हमारे लड़के कितने से हैं जो अल्टो से ऊपर चलते होंगे? ज्यादा से ज्यादा हाई एंड पे चले जाएंगे, थार में चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अदरवाइज 4-5 लाख रुपए की गाड़ी में घूमते होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो कि बसों में सफर करते होंगे। अब बताइए, ये नेताओं को मैं थोड़ा सा एक पूछना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और यूथ के माध्यम से भी, ये मैं इनसे भी एक सवाल करूंगा कि जब इनके भत्ते की बढ़ोतरी होती है तो इनका होता है कि हमारे खर्चे भी हैं, लोग हमारे घर में आते हैं, उनको चाय पान करवाने पड़ता है, खाना पीना करवाने पड़ता है, यानी कमाएंगे खुद, कहेंगे कि हमारे ऊपर खपा दिया। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप किसी मंत्री के घर में गए, एमएलए के घर में गए, आपको कितना सा खाना खिलाया, आपको कितना सा आला जो जगह थी, अगर आपको रात को ठहरने पड़ा तो आपको उतना वहां पे ठहरा दिया।
या फिर कितने से ऐसे 7 पकवान थे जो आपको खिलवा दिए। तो बात वही आ गई कि ये अगर अपना अच्छा करेंगे तो बोलेंगे कि हम जनता का कर रहे हैं, और जब जाते हैं तो समाज की सेवा। लानत है ऐसी समाज की सेवा में जिसमें आपको लाखों रुपया महीने का चाहिए, टीए डीए चाहिए, आपको सारी चीजें चाहिए। छोड़ दो, हमारा यूथ जाएगा, कितना मांग लेगा जोगटा साहब? बसों में बैठने से परहेज है आज की डेट में। पहले एक दौर था कि लिखा होता था कि 3 4 5 6 नंबर सीटें एमपी एमएलए एक्स एमएलए के लिए रिजर्व है। आज की डेट में है, आज की डेट में मिलेंगी तो इन लोगों के लिए मिलेंगी वॉल्वो में। अब फर्क देखिए कि ये कितने बड़े धन्ना सेठ हो गए और कितना ज्यादा मुफ्त का, अगर मैं ये कहूं कि चीजों का दोहन करने में एक्सपर्ट हो गए। आज की डेट में कोई मिला आपको? एक्स एमएलए भी जो एक बार एमएलए बन गया वो वैसे ही होता है, उसी उसकी ठसक वैसी रहती है। कभी इन लोगों ने देखा कि कितना हमारा यूथ तड़प रहा है? कभी इन लोगों ने दिया जाके एक भी पैसा? ये पैसा भी देंगे जब आंदोलन चलेंगे ना कि जी हमारी तरफ से आप योगदान रख रहे हो, तो याद रखिएगा जोगटा साहब, ज्यादा से ज्यादा साल 6 महीने होने चुनाव को, उससे ज्यादा नहीं ये लोग सोचेंगे। तो ये है। तो हमें यही लगता है कि वक्त यही है कि अपनी आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल। पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, बिल्कुल। और तभी कुछ हो सकता है। पूरा आखिरी क्या संदेश दोगे आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं? संदेश नहीं की हिम्मत नहीं हारनी है भाई। टकराओगे ना, कम से कम मान लीजिए, मैं एक चीज बड़ा कड़वा सच लेके चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं मिलता है, पर आने वाली जनरेशन को तो आप कुछ दे दोगे, उनके रास्ते तो साफ कर दोगे। जब उनके रास्ते ही साफ नहीं करेंगे, अपने रास्ते जिंदगी तबाह कर लेंगे, तो सामने आओ और लड़ो, डरो मत, सवाल उठाओ कि उनको लगे ये बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचें कि आज नया सवाल पता नहीं यूथ ने क्या खड़ा कर देना है। तो घुटो मत, पढ़ाई करो, बराबर करो, लड़ाई लड़ो, और अपने लिए ना सही, आने वाली जनरेशन्स के लिए सही। एक सवाल फिर लास्ट में आपके बीच में छोड़ के जाऊंगा कि नेताओं के बच्चे देखे आपने, या दूसरे देखे आपने जो आपकी तरह प्रताड़ित हों, आपकी तरह घुट रहे, आपकी तरह पिस रहे हों, आपकी तरह इस 30 35 40 साल की उम्र में जेब खर्चे के लिए माँ बाप की तरफ आपको देखना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसमें पेरेंट्स ने, अगर आप भाई बहन हैं तो बहनों की शादी भी करनी है, आस होती है कि बहनों की शादी में भाई कुछ करेगा, या बहन कमाने शुरू हो जाती है तो भाई के लिए कुछ मदद करेगी। तोड़ के रख दिया जोगटा साहब इन लोगों ने। इसका असर कोई सिर्फ एक आदमी पे नहीं है, समाज तोड़ के रख दिया। तो फिर ये जोड़ने की बात कहाँ पे करते? बस मेरा यही रहेगा कि बस लड़िए। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नहीं, मैं धन्यवादी हूँ कि आज मैं उल्टी सीट पे बैठा, है ना, कि ड्राइविंग सीट से बजाय मैं जरा कंडक्टर सीट पे आ गया। पर मैं इसलिए आपका आभारी हूँ कि जो बातें मैं नहीं कर पाता था वो आपकी बदौलत मुझे यहाँ पे कहनी पड़ी। और बस यही रहेगा कि छोड़ो, फिलहाल जितने टेस्ट आते हैं वो दो, और नहीं है तो फिर आप 2027 के जो परीक्षा है उसकी तैयारी कीजिए। तो देखिए जी, तो देखो हमें बड़ा सौभाग्य है यूथ को, स्टूडेंट्स को, कि हमारा जो मुद्दा है, हमारे लिए जो बात करने वाले इतने जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपने जो उनकी बातें सुनी, इस पर जरूर गौर किया होगा। तो मैं भी यह समझता हूँ कि जो अपनी जो लड़ाई है उसको कई हद तक खुद भी लड़ना होता है, और वो जरूरी भी होता है एक टाइम में। और मैं ये भी चाहता हूँ कि शायद ये बात हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उस तक भी जरूर पहुंचेगी। तो ये जो स्टूडेंट्स एंड यूथ के हित की जो बात होती है, इनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट, इनको काम चाहिए। और मुझे लगता है कि जो काम है हमारा एक अधिकार भी है, वो मिलना चाहिए, ताकि जो अपनी एक लाइफ है उसको सस्टेन कर पाए और किसी के आगे उनको झुकने की जरूरत ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है, जो वो एंजाइटी फेस कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, चाहे ड्रग है, इवन सुसाइडल की जो टेंडेंसी भी बढ़ रही है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की जो हम कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं। तो फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।